किसी देश की जनता के सहमति पर बनी बुनियादी नियम की वो किताब जिसके आधार पर किसी देश की शासन सत्ता का संचालन होता है ना। जनता के सहमति के पश्चात ही बनता है। मुख्य रूप से लोकतांत्रिक देश में संविधान का ज्यादा देखने को मिलता है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान कहाँ लागू हुआ था? लिखित संविधान अमेरिका में, है ना। हाँ चलो, ये जानकारी तो है कुछ लोग। अमेरिका आजाद कब हुआ था? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये संविधान है। संविधान एक विधि की किताब है और उसके द्वारा किसी भी देश में शासन सत्ता का संचालन होता है। संविधान के कुछ कार्य हो जाएगा, तो वो कार्य क्या होता है वो भी देख लेंगे। तो लिखते चलेंगे, ये लिख लेंगे आज, कल भी हम ना लिखवाए थे, आज कुछ लिखवाएंगे। इसके कार्य है, एक साथ रह रहे लोगों के बीच भरोसा और सहयोग को विकसित करना, है ना। एक दूसरे के बीच में, मतलब समाज में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, उसके मतभेद को कम करने का कार्य करता है और एक दूसरे के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। किस प्रकार से? संविधान अधिकार देता है ना, बहुत सारा अधिकार देता है, तो सभी वर्ग के लोगों को अलग अलग अधिकार देता है। जहां विरोधाभास उत्पन्न होता है दो वर्ग के बीच में, तो उसको संतुलन करके एगो को अधिकार दे देगा। अरे भाई, दो गो बच्चा है, सपोज दैट एगो छोटा है, रो रहा है टॉफी के लिए, तो दे देंगे। बड़का को समझा देंगे, वो समझा के मान जाएगा, छोटका को टॉफी खिला देंगे तब मान जाएगा। दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर दिए ना, तो वही संविधान है। एक को अधिकार दे देंगे जो पिछड़ा हुआ है या फिर जो दबित वर्ग है ना, और एक वर्ग जो आगे बढ़ा हुआ उसको समझा बुझा करके बहला लेंगे, लेकिन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। और ये संपूर्ण सूची का वर्णन किया हुआ रहता है किताब में, ठीक है, संविधान में। और क्या है? सरकार के गठन व कार्य को प्रदर्शित करता है कि सरकार का प्रणाली किस प्रकार से होगा, किसके पास कितना शक्ति होगा, कौन सा सरकार के पास, कौन सा बॉडी के पास कम शक्ति होगा, और सरकार का गठन किस आधार पर होगा, किसको वोटिंग राइट्स है, कौन चुनाव में खड़ी हो सकता है। तो ये संपूर्ण जानकारी भी इसी में दिया हुआ रहेगा। मतलब शासन, सरकार का गठन और उसके रूपरेखा और कार्य सबका वर्णन इसमें दिया हुआ रहेगा। काम क्या है? अधिकार की सीमा तय रहेगी सरकार के, कि सरकार के अधिकार कितना हो सकता है जनता के ऊपर अपने कानून लागू करने को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के, है ना, या फिर किसी क्षेत्र विशेष को लेकर के सरकार के क्या अधिकार हो सकते हैं, वो सभी का ये दस्तावेज में वर्णन किया हुआ रहता है। एक अच्छे समाज के गठन हेतु लोगों की आवश्यकता के व्यक्त भी करता है। ये आवश्यकता को व्यक्त करता है किस रूप में? तो वही मौलिक अधिकार में, समानता के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में और अधिकार के रूप में, अधिकार को रक्षा करने के रूप में। चलिए अब इसको एक बार उतार लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संविधान का इतिहास है, संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ है, और प्राचीन समय के जो नियम कानून या ब्रिटिश काल के दौरान जो अधिनियम बन करके आते हैं उसका क्या प्रभाव दिखता है संविधान पर, वो वही देखेंगे हैं। और आखिर ब्रिटिश के ही नियम कानून क्यों देखते हैं? तो जी ब्रिटिश ही भारत को गुलाम बना करके रखा था, है ना। 200 वर्ष तक अपने नियम कानून के आधार पर भारत पर शासन करते रहा, तो उसी के नियम से हम लोग अभ्यस्त हो गए धीरे धीरे, है ना। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, जैसे देखते हो एडिक्टेड मतलब लत लगना किसी भी चीज का, बार बार एक ही कार्य करते रहता है, एक ही कार्य करते रहता है, तो वो आदत पड़ जाता है उसको। और अगर फिर वो अगर कार्य नहीं कर पाएगा तो उसको मन नहीं लगेगा, है ना। पढ़ाई में काश ऐसा हो जाए कि पढ़ाई न करो तो मन नहीं लगे, काश ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मतलब तथास्तु वाला वरदान देकर तभी तो हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अभ्यस्त हो गए थे हम लोग उसी के शासन प्रणाली से। तो इस कारण ज्यादातर अंग्रेज के शासन प्रणाली वाला कंपोनेंट्स जो है उसका हम ज्यादा यूज किए। लिखते भी जाओगे, हम कुछ कुछ बताते भी रहेंगे, ठीक है। तो वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में शासन किया था, और वो कैसे शासन किया था तो उसका इतिहास का कहानी है, वो कल हम कुछ बताए थे। आज फिर एक समरी के तौर पर बता देते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वारा एक कंपनी को अधिकार दिया जाता है 10 वर्ष के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। तो यहाँ जब आती है भारत तो देखती है कि भारत में राजा महाराजा मुगल बादशाह ताश के पत्तों के ढेर की तरह समाप्त हो गया 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। जितना भी मुगल बादशाह आता है सब लुटिया डुबो देता है ना। पूरा मुगल में षड्यंत्र का एकदम प्रपंच का जगह बन जाता है मुगल साम्राज्य। तो उसके जो काबिल और होनहार कर्मचारी जो रहते हैं मुगल के, वो क्या करते हैं, अपने स्वायत्त राज्य की स्थापना कर देते हैं। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद में निजामुल मुल्क,
है ना। फिर मराठा तो अलग सत्ता था ही जी, दक्षिण में टीपू सुल्तान हैदर अली, अवध में बुरहान उन मुल्क, है ना। तो ये सब क्षेत्रीय राज्य का उदय हो जाता है, और क्षेत्रीय राज्य का उदय के कारण मुगल बादशाह के ताकत घटेगा। और दूसरा, ये जो जितना क्षेत्रीय राज्य था सब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक दूसरे के बीच में लड़ाई करते रहता था, और अपने ही लोगों के बीच में साजिश करते रहता था सब। कभी देखोगे कि मराठा निजाम के लिए साजिश कर रहा है, कभी मैसूर के लिए, कभी मैसूर उससे लड़ने के लिए साजिश कर रहा है, कभी बंगाल के लिए साजिश कर रहा है, सब एक दूसरे से उलझा हुआ है। चार गो भाई है, चारों लड़ रहा है, तो बाहर वाला का नजर पड़ेगा ना, अगर ढेर घर में ढेर पैसा है तो है, बाहर वाला का नजर पड़ेगा ना, यार ये तो चारों लड़े में बिजी है, चल ना एक आओ को पटियाएंगे, कुल पैसा लेकर भाग जाएंगे, लड़ते रहो तुम, है ना। तो वैसे ही भारत का जितना भी शासक था जब आपस में लड़ रहा था, ब्रिटिश कंपनी आया यहाँ व्यापार करने, तो देखा यहाँ तो खजाना है भाई, और ये लोग आपस में लड़ रहा है झूठ मूठ के क्षेत्र कब्जा करने के लिए। तो वही व्यापार व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ाते चला जाता है, और एक प्लान वे में भारत को धीरे 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 कैसे गुलामी की जंजीर में जकड़ते चला जाता है। एक व्यापार करने आई कंपनी शासक बन जाता है, और वो शासन बनने के पश्चात किस प्रकार से नियम कानून लेकर के आएगा, और कैसे भारतीय लोगों के अधिकार का हनन करेगा, स्वतंत्रता का हनन करेगा, और एक गुलाम से भी बदतर स्थिति बना देता है भारत को, है ना। तो वही इसमें पढ़ना है, जिसमें से हम प्लासी का युद्ध जो था वो प्रथम लड़ाई था, जिसके पश्चात ब्रिटिश सरकार भारतीय भूभाग वाला क्षेत्र में, खास करके अगर बात किया जाए तो बंगाल जो था मुख्य रूप से मुगल बादशाह के हस्तक्षेप से भी दूर था, और बाकी भारत के गतिविधि से एकदम परे रहता था बंगाल हमेशा। बंगाल किस क्षेत्र में होगा? चलो मैप बनाने का हमको तो बहाना चाहिए, मैप बनाने का बहाना चाहिए ना। चलो तो हम ज्यादा ना बनाएंगे, तो इधर था बंगाल, है ना। डायरेक्शन देखे तो ईस्ट में, है ना, पूर्वी भारत में बंगाल था, और इस क्षेत्र में इसका शासन था। मुगल बादशाह से भी काफी दूर रहता था, दक्षिण भारत तक भी। तो मुख्य रूप से मुगल बादशाह से ज्यादा दूर होने के कारण मुगल बादशाह के पकड़ में भी बंगाल नहीं रहता था। तो वहां का शासक मुर्शीद को लिखा, हालांकि स्वायत्त तो था नहीं, स्वायत्त का मतलब होता है अपनी इच्छा से शासन नहीं करता था, मुगल बादशाह को टैक्स वो देता था। लेकिन जब देखा कि मुगल बादशाह खुद अय्याश और कमजोर हो गया, उसको लगा कि अब हम टैक्स नहीं भी देंगे तो हमरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा तो वो टैक्स देना छोड़ दिया कि नहीं देंगे टैक्स, तो तुमको लड़ना है तो तू आ जाओ बंगाल। अब कहाँ लड़ेगा, वो तो अपने उत्तराधिकारी में उलझे हुए रहेगा, अपने ही घरे में साजिश होते रहता है मुगल बादशाह को, उसी में उलझा हुआ रहता, वो बंगाल क्या जीतने जाएगा, छोड़ देता है बंगाल को। और वही बंगाल पर नजर पड़ता है ब्रिटिश को कि ये सबसे शांत क्षेत्र था, और बंगाल उस समय का एक यूरोपियन आता है जो कहता है कि यूरोप के किसी भी शहर से बंगाल पीछे नहीं था, बल्कि मोस्टली शहर से वो विकसित ही शहर था बंगाल। खास करके मुर्शिदाबाद का बात कर रहे हैं, है ना, मुर्शिदाबाद उसकी राजधानी थी उस समय। तो मुर्शिदाबाद यूरोप के कोई भी विकसित शहर से किसी भी तरीके से पीछे नहीं था, जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार करती थी, है ना। तो वो पिछड़ कैसे गया, तो ये लोग पूरा लूट खरोश करके लेके चल गया यूरोप, तब पिछड़ गया है। हाँ, तो उड़ा दिया सब। वही देखो, साजिश करेगा सबसे पहले 1757 में, और वो साजिश इतना षड्यंत्र रच देता है, इतना चेस का एकदम गोटी बिछा देता है रॉबर्ट क्लाइव, है ना, कि बेचारा राजा अकेले पड़ गया, जितना भी अपोजिशन का सैनिक है सबको अपने पक्ष में कर लिया। राजा अकेले क्या करेगा, यहां तक कि क्या करता है, उसका अपना सेनापति मीर जाफर जो रहता है वो, और लड़ने के वजह वो सलाह दे देगा कि आप हार चुके हैं, अभी लड़ाई शुरू हुआ है, ब्रिटिश का महज 2000 सेना है, इसका 30,000 सेना है, इसको पराजित कर देता है। सोचो कितनी बड़ी विडंबना की बात है ना, है ना, ये हमारा कमजोरी। तो ये मीर जाफर जो सेनापति था वो आधा सेना के भेजबे न करेगा युद्ध में, और 2-3 को मिला लेता है। तो इस केस में लड़ाई अभी कुछ देरी चला ही रहता है, आधा घंटा। महाराज आप हार रहे हैं, आप निकल जाइए यहाँ से, और कहीं ब्रिटिश का नजर पड़ा तो टपका ना दे आपको, तो कहाँ भाग जाइए, तो अरे पटना जाइए ना, पटना अपना सेफ जगह है, बिहार है ना। पटना बेचारा निकलता है वहां से, ये सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला पटना निकलता है, अपना बेटा का, अरे भाई तो हम बचेंगे वहां कैसे, तो मेरा बेटा जा रहा है आपका रक्षा करेगा, जाइए ना। और वही बेटा मौका देख करके
खत्म, है ना। मीर जाफर सेनापति था ना, उसका बेटा जिसका नाम था मीरन, वही उसका कत्ल कर देता है, और कत्ल कर देता है मतलब राजा खत्म। अब बंगाल का शासन मीर जाफर के अंदर, उसके सेनापति के हाथ में। मीर जाफर को बैठाया कौन था? ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश उसको बैठाया था ना बंगाल की गद्दी पर, तो अब उसको देगा ना पैसा घूस के बदले में। तो जैसे ही 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, बंगाल में कहा जाता है लूट मच जाता है एकदम पूरा। ब्रिटिश हर एक अधिकारी जितना संभव रहता है उतना भारतीयों से लूटना शुरू कर देता है। वो अमीर से मुफ्त में ऐसे कुछ का टैक्स लगा दे रहे, 2 लाख रुपए हाँ, वो इसकी तरह वेलकम की तरह है, 2 खोखा पहुंचा देना बोलता है ना वेलकम में तो वो बेचारा बोल, है ना, हाँ घुंघरू, है ना बेचारा कुछ बोलता है नाम सुना तो आता है और कहता है और एक बढ़ गया, है ना। तो कहता है अच्छा हुआ भाई रास्ते में चाय पानी न किए, तो एक और बढ़ जाता है अरे वो अरे वो बेचारा पैरवी करे लगी जाता है तो एक खोखा और बढ़वा देता है तीसरी समस्या तो ये आता है, तो पैरवी भी नहीं काम करता है बेचारे का। तो यहाँ भी बंगाल का भी स्थिति वैसे ही थी, बस खोखा पे खोखा ब्रिटिश अधिकारी सब भारतीयों से लूट खसोट करके ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। और कुछ नहीं, वो जैसे एक जगह रह रहा था, जैसे दिल्ली में कोई यहाँ के लोग रहते हैं तो उसका मोटिव क्या रहता है कि ज्यादा पैसा कमाएंगे और वहां से अपना घर भेजेंगे, है ना। फायदा कमा कहाँ रहे हैं? दिल्ली में। भेज कहाँ रहे हैं पैसा? अपना घर, गांव में घर बना लिए, गांव में गाड़ी रख लिए, जमीन खरीद लिए 20-25 बीघा। हमारे विकास तो हो रहा है लेकिन कहाँ हो रहा है? गांव में फायदा हो रहा है। जमीन खरीदे, कृषि करेंगे तो वहां के व्यापारियों को फायदा होगा, अनाज बेचेंगे। वहां गाड़ी रखे हैं गांव में तो वहां लोगों को सर्विसिंग देंगे। दिल्ली में क्या? कुछ नहीं। दिल्ली से तो पैसा लेकर के हम गांव में भेज रहे हैं, है ना। तो ये तो अभी का बात हो गया। तो उसी समय ब्रिटेन वो भारत से पैसा लूट करके ब्रिटेन भेजते रहता था। वो आगे आएगा ब्रिटेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो दादा भाई नेरोजी की पुस्तक एक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। उसमें वो बताएंगे कि किस प्रकार से भारत के पैसा को वो ब्रिटेन ले जाया जा रहा था। ऐसे हम भी बताएंगे, बहुत ही सिंपल फंडा है, एकदम इजीली समझ में चलाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। और फिर ये लड़ाई लड़ा था, बंगाल में लूट खरोच किया, बेचारा मीर जाफर परेशान हो गया कि अब हम नहीं देंगे तुमको पैसा। अरे तू, हम तोरे ने बैठाए थे, तू उतर, छोड़। उसका दामाद के बैठा दिया, तू पैसा देगा ना? तो हाँ ठीक है, तुमको राजा बनाते हैं कल से। उसका दामाद बन गया राजा। अब फिर वो पैसा देगा ब्रिटिश को। आज तुमको राजा बनाया ना, हाँ तो हमको दो पैसा कुछ, तो फिर वो पैसा देगा। जो फिर उसको जमींदारी दे देता है कुछ क्षेत्र का। और मीर कासिम समझ जाता है ये हमारे ससुर के जो हालत किया है मेरा भी वही हालत कर देगा, तो डर से भाग जाता है वहां से मुंगेर राजधानी। अरे तो मुंगेर काहे चला गया जी? तो हमको वहां का हवा पानी पसंद नहीं पड़ा, हमको ठीक नहीं लगा वहां रहने में, मुंगेर चला है। अब यहाँ ही बैठ करके साजिश करता है मीर कासिम, है ना, उसका दामाद मीर जाफर का। साजिश करेगा, ब्रिटिश को पता चल जाएगा कि अरे ये तो हमरे लगी बिछा रहा है बारूद, खत्म कर देगा हमको भारत से निकाले के चक्कर में। तब कब्जा कर लेता है आकर के वहां मुंगेर पर। मुंगेर में, अरे भाई मुंगेर में गोला बारूद एकदम बंदूक का कारखाना लगाता है। अभी भी वहां मोहल्ला गली मोहल्ला में कट्टा बनते रहता है मुंगेर में अभी भी। उसी का परिणाम है, वो प्राचीन समय का ही दिया हुआ है वो अभी, मतलब वो मीर कासिम का ही देन है। बन जाओ, तुम्हारे बगल वाला रखेगा, राइट और लेफ्ट रखेगा, तुमको क्या जरूरत है वो रखने का? रे मोबाइल रखो जी, चलो तुम बन के तो देखो पहले, है ना। राइट और लेफ्ट वाला रखेगा, तुम काय के लिए रखोगे? तुमको जरूरत नहीं है वो सब का। देख करके न रखोगे। बॉडीगार्ड होना चाहिए, मीर कासिम की तरह गद्दार नहीं होना चाहिए, समझा। तो अब जब वहां उसके घर पर हमला करता है, वो भाग जाता है यहाँ अवध में जाएगा तो एकदम पार्टी रंगरलिया में मस्त रहेंगे मुगल बादशाह और अवध के नवाब। कहता है पूरा भारत पर ये तो ब्रिटिश का काली बदली छाई है, धीरे धीरे भारत को गुलाम बना लेगा। तो है ये सब कंपनी ना है, ये कुछ नहीं करेगा, छोड़ो ना इसको, हम कल लड़ाई में भगा देते हैं यहाँ से मार के। और वही आहो पोह में तीनों सेना सम्मिलित रूप से ब्रिटिश से एक बार फिर लड़ती है बिना सुनियोजित तैयारी के, ठीक है। और वो तैयारी अच्छा नहीं रहता, ब्रिटिश फिर वही षड्यंत्रकारी का गेम खेलेगा। अवध का सेना
मुगल बादशाह का सेना और मीर कासिम का बंगाल का कुछ सेना था जो, और एक तरफ से ब्रिटिश का सेना लड़ता है ना। ब्रिटिश फिर दिखा देता है कि हम कितना बड़ा गेम चेंजर हैं, हम कितना बड़ा कूटनीति का सहारा ले सकते हैं, वो फिर दिखा देता है। वहां ढेर सारे जमींदार को अपना पक्ष में मिला लेगा। लो, इतना बिकाऊ भारत के लोग हैं ना उस समय थे, ये पूरा बर्बादी का कारण वही लोग है। जमींदार को पैसा दिया, वो फिसल गया ब्रिटिश की तरफ। जितना भी शासक को ब्रिटिश अपने में मिलाया है, सब में कहीं न कहीं वो किसी न किसी को विभीषण बना करके ही वो मिलाया, समझा। और उसी को बोलते हैं कूटनीति। जो गांव में होता है जिसको बोलते हैं कुटना, सास और ननद के बीच में जो शिकायत होता है ना दूसरा के बीच में, तो हाँ, तो कुटना और कुटनी जो गांव में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, दो देश के बीच में संबंध को बनाए रखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं कूटनीति। एक ही बात है, थोड़ा सा का अंतर है ना। चलो, तो बक्सर में भी हारेगा, बक्सर में हारेगा तो मुगल बादशाह कैद रहता है 3 साल तक ब्रिटिश के अंदर, वही अवध में। एक शाह आलम बताए नहीं थे कल, और लिखने की जरूरत नहीं है सब, यहाँ वो हिस्ट्री में बताएंगे। भारत में हाँ ये लिखो ना, वो मुगल बादशाह का नाम नहीं लिखो। राजनीतिक प्रभाव बढ़ता है और फिर वही एक आधार के रूप में बनता है संविधान निर्माण के लिए। और संविधान का सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर, जो हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आता है ना। 26 नवंबर को बनता है वो, 2/11/18, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में। और 26 जनवरी को वो लागू किया जाता है। 26 जनवरी को क्यों लागू किया जाता है आप लोग को शायद पता होना चाहिए, अन्यथा हम आगे बताएंगे। कार्यकाल इसका 2 भाग में हम देखेंगे। कंपनी का शासन, कंपनी का शासन रहेगा 1773 के एक्ट से शुरू होगा इसका, और 1857 तक चलेगा। ठीक है, 1857 से यानी कि 1858 में एक एक्ट लेकर के आएगा। इलाहाबाद में पढ़ा जाता है, और एक्ट को महारानी विक्टोरिया द्वारा वो भेजा जाता है। और वो एक्ट के माध्यम से शासन सत्ता का हस्तांतरण होता है, ब्रिटिश से क्राउन के हाथ में जाएगा। ब्रिटिश संसद अब उसको संभालेगा और वो चलेगा 1947 तक। ठीक है, तो ये 2 फेज में हम पढ़ेंगे संविधान को, तो ये ज्यादा क्लास नहीं चलेगा। आज हम रिपीट कर दिए पीछे वाला, अगला दिन से हम रिपीट नहीं करने वाले। ठीक है, वो इस कारण रिपीट कर दिए ना कि जब स्टार्टिंग में पॉलिटी पढ़ता है ना तो दिमाग हाउच पाउच लगता है ना। तो थोड़ा सा एक बार सिंपल भाषा में समझा दे और उसके बाद फिर फ्लो में आ जाएंगे तो फिर स्पीड निकल जाएंगे ना। अरे देखते हो, जब गाड़ी स्टार्ट होता है सुबह सुबह, इंजन ठंडा है तो उसको चालू करके 10 मिनट छोड़ देते है ना, तो गर्म हो गया इंजन, अब भगाओ उसको, 100 स्पीड भगाओ, 20 भगाओ। हाईवे रोड आ गया था और स्पीड कर दो, 100-200 पहुंचा दो। तो मेरा भी जहां हाईवे आएगा वहां स्पीड एकदम फुल बूस्ट अप पर चलेंगे, और जहां कच्ची और कच्ची सड़क रहेगी, मतलब जहां ज्यादा याद करने में दिक्कत होगा, जटिल रहेगा, तो वहां हम भी धीरे हो जाएंगे। चलिए, तो इसको उतार लेंगे, हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, और राइटिंग का क्या, लड़का का राइटिंग वैसे भी तहस नहस रहता है भाई। लड़का को भगवान दिया ही क्या है, शकल भी वैसा ही रहेगा उसका 90% का। एक आगो सुंदर रहेगा तो उसको दिमाग नहीं देगा भगवान। लड़का एक आगो लड़का स्मार्ट रहेगा, उसको दिमाग कम देगा। बहुत ही कम होता है जो ब्यूटी विथ ब्रेन रहता है, लड़का में भी और लड़की में भी। लड़की का तो खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था इस अधिनियम? अत्यधिक संवैधानिक महत्व। संवैधानिक महत्व क्यों है इसका वो देखेंगे। तो ये पहला अधिनियम था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रण करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कदम। ठीक है, मतलब ब्रिटिश सरकार पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए भारत में भेजी थी, तो उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं रखती थी। अपना इच्छा से तुम व्यापार करो भाई। व्यापारिक कंपनी किस उद्देश्य से स्थापना होता है? अधिक से अधिक लाभ के उद्देश्य से। और लाभ कब वो कमाएगा? जब अपनी इच्छा अनुसार वो काम करेगा, अपनी इच्छा अनुसार अपने कंपनी का कानून का संचालन करेगा, है ना। अब उसमें सरकार हस्तक्षेप करना शुरू कर दे तो वो कंपनी लाभ कमा पाएगा? ज्यादा नहीं ना। अंबानी के कंपनी में सरकार हस्तक्षेप करना शुरू करेगा तो हो सकता है वो आने वाले समय में नीचे चला है, उसका शेयर वगैरह नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में इससे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जब इसके पास काफी धन दौलत, बंगाल से लूटा हुआ दौलत बढ़ गया
तो जब दौलत बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ब्रिटेन में जो संसद था, ब्रिटेन में संसद था ना, वहीं से नियम कानून कंपनी के लिए बनता था, कंपनी के लिए भी वहीं से नियम कानून कुछ बनता था। तो अगर पैसा ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो जो संसद है वहां मंत्रियों को देगा पैसा और अपने पक्ष में कानून बनवाएगा। ऐसा किसका सोचना था, वहां के जनता का, अपने पक्ष में कानून बनवाएगा और आने वाले समय में हो सकता है वो खरीद फरोख्त का स्तर बढ़ जाए और ब्रिटेन की जनता के अधिकार का हनन होने लगे, उसका स्वतंत्रता संकट में आ जाए। तो ब्रिटेन की जनता मांग करने लगता है कि कंपनी को अपना कब्जा मिले। उसके साथ ही साथ ब्रिटिश क्राउन को भी लग रहा था कि कंपनी अपने इच्छा से भारत में क्षेत्रीय विस्तार कर रही है, किसी भी शासक पर अटैक कर देती है, किसी भी शासक से कितना भी पैसा ले लेती है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है मेरा, अपने इच्छा से कार्य करे। तो हो सकता है पूरा भारत के साम्राज्य पर कब्जा करने के पश्चात ब्रिटिश पर भी ये प्रभाव डाले, है ना, और जो हो सकता है हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाए। तो ये भविष्य देख करके कि कंपनी अगर मजबूत होगा तो वो इंग्लैंड पर भी खतरा हो सकता है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उस पर अंकुश लगा लेंगे। ठीक है, तो अंकुश लगाने के लिए नियम कानून लेकर के आएगा, और वही नियम कानून जो था, पहला अंकुश लगाने के लिए नियम कानून था जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में आया था। ठीक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को ब्रिटिश संसद द्वारा मान्यता मिली। मतलब ब्रिटिश संसद पहले कार्य तो कर रहा था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले उसका जो भी कंपनी ब्रिटिश संसद नियम बनाता था वो किस रूप में बनाता था कि एक व्यापारिक कंपनी है उस रूप में। लेकिन अब वो भारत में व्यापार सिर्फ नहीं कर रहा था ना, अब तो भारत में शासन भी कर रहा था। जैसे बंगाल वाला प्रेसिडेंसी में, मद्रास का प्रेसिडेंसी में और कोलकाता का प्रेसिडेंसी में। तीनों के बारे में हम बात किए थे कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी को वो षड्यंत्र का गेम खेल करके जीतता है, मद्रास प्रेसिडेंसी को पट्टे पर ले लेता है एक राजा से, और बंबई प्रेसिडेंसी दहेज में मिला था, है ना। तो बंबई दहेज, तो ये तीन प्रेसिडेंसी पट्टा का तात्पर्य होता है एक निश्चित धनराशि के आधार पर एक निश्चित समय का एग्रीमेंट करा लेना, वही हुआ पट्टा। तो शुद्ध हिंदी तो बोले, गांव में पट्टा खेती नहीं करता है सब, समझ गया ना, वही है। अरे एकदम आगे हो गया, आगे बढ़े हम, ये हो गया ना। अब खेती का मतलब तुम समझो, हम बता दिए पट्टा का तात्पर्य क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य अभी संचालन कर रही थी अब भारत में कंपनी। तो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य का जब संचालन करेगी तो वो अपने इच्छा अनुसार नियम कानून बनाएगी। तो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, तो अपने फायदा के लिए वो कानून बना रही थी। ब्रिटिश संसद सोचा कि इसमें भी हमारा योगदान होना चाहिए, ये व्यापार से धीरे धीरे वहां शासन के उपनिवेशीकरण की राह पर प्रवेश किया है वो, है ना। तो वो नियम कानून जो होना चाहिए वो ब्रिटिश के अनुसार होना चाहिए। इस कारण इसके द्वारा सबसे पहले संसद द्वारा मान्यता मिलती है कि ठीक है, तुम 3 प्रेसिडेंसियों में नियम कानून अपना चला सकते हो। पहले भी वो चला रहा था, लेकिन अब ब्रिटिश संसद से उसको मुहर लग जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, महारानी का, है ना, ये अब तुम चला सकते हो इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में। अब वो धीरे धीरे पावरफुल बनाते चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। केंद्रीय प्रशासन बताए थे ना, ये 3 प्रेसिडेंसी रहेगा, गवर्नर रहेगा तीनों में, और तीनों बराबर है, अभी तीनों का पावर सेम है, पैरेलल में है। अब तीनों को एक जगह पावर को केंद्रित कर देगा, यानी कि ये दो का, यानी कि एक हो गया बंबई हो गया और एक हो गया मद्रास हो गया, और इसको कलकत्ता में केंद्रित कर देगा, कलकत्ता के गवर्नर में। तीनों के पावर को केंद्रीकृत कर देगा, मतलब प्रशासन, शासन करने की इकाई को एक जगह संकलित करना ही प्रशासन का केंद्रीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो ये सब डिफिनीशन हम लिखाएंगे नहीं, अगर लिखना चाहोगे तो वैसे ही बोलते बोलते बहुत कुछ हम बोलेंगे, तो लिखते चल जाना।